नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 14 जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। प्रस्तुत पाठ में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 अभी समाप्त ही हुआ था कि पूरी दुनिया को मानवता की हत्या का एक और उदाहरण देखने को मिला। आइए पाठ पढ़कर इस हत्याकांड के बारे में जानें। ये जो पाठ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 में, उसके बारे में है। इस पाठ में हम उस कांड के बारे में पढ़ेंगे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक मुख्य त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का दिन था। वैसे तो भारत में बैसाखी एक मुख्य त्योहार है, पर पंजाब और हरियाणा में जो किसान होते हैं वो सर्दियों के बाद जब रबी की फसल कटती है तो इसकी खुशियां मनाते हैं सब मिलकर। इस दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन बैसाखी इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए यहाँ पंजाब और उसके आसपास के प्रदेशों में ये त्योहार बहुत उत्साह से मनाया जाता है। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों वर्षों से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन हजारों लोग दूर दूर से आए थे। अमृतसर में जो मेला लगा था वो बहुत सालों से चला आ रहा था और उस मेले में बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए थे, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में भारतीय नेताओं और जनता ने ब्रिटिशों का साथ दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार के से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए जो इस भावना के विपरीत थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जो भारतीय नेता और जनता थी उन्होंने ब्रिटिशर्स विदेशियों का बहुत साथ दिया था, पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ नियम लागू कर दिए जो कि इस भावना से, जो भारतीय लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिश सरकार उनसे सहयोग करेगी, उनसे नरमी के साथ पेश आएगी, जो बिल्कुल इसके अलग थे। ये जो नियम लागू किया था इसमें ब्रिटिश सरकार ने ये नियम लागू करा था कि वह भारत में आकर खुद शासन करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान लागू करके कुचल दिया गया। उसके बाद एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई, जिनकी जिम्मेदारी से अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। उसके बाद जो ब्रिटिश जज थे सिडनी रॉलेट, उन्होंने एक टीम अपनी बनाई जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि भारत में कौन लोग ब्रिटिशों के खिलाफ इन प्रदेशों में पंजाब और बंगाल में कौन से लोग ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या इनका विरोध कर रहे हैं। इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान का विस्तार करके भारत में रॉलेट एक्ट का लागू किया गया था, जो आजादी के चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए, जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी आदि। इसके विरोध में पूरा भारत गिरफ्तारियां दे रहा था। इस समिति के अनुसार भारत की प्रतिरक्षा विधान में रॉलेट एक्ट लागू करा। उसमें ये रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था कि जो आंदोलन चल रहा था विदेशियों के खिलाफ उस पर रोक लगा दे।
जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कोई अधिकार दिए गए थे कि प्रेस में कुछ भी नहीं छपेगा जिससे कि लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरणा मिले। तो प्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं छपेगा। नेताओं को बिना मुकदमे के वो जेल में डाल सकती थी, बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर मुकदमा चला सकती थी। और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरा भारत गिरफ्तारियां दे रहा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी हजारों लोग वहां जा पहुंचे थे। उस दिन अमृतसर के जलियांबाग में एक मीटिंग रखी गई जिसमें कुछ नेता ऐसे ही भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी बहुत सारे लोग वहां पर उस भाषण को सुनने के लिए पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। जब नेता जो है वहां पर जो बगीचा था, जो पूरा बाग था, वहां पे कुछ पत्थरों की रोड़ियां पड़ी हुई थी। नेता उस पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पहुंच गया, जिसके साथ 90 सैनिक थे और उनके हाथ में भरी हुई राइफल थी। उन सब जब नेताओं ने ब्रिगेडियर को देखा इतनी सारी सेना के साथ, तो उन्होंने वहां पे मौजूद लोगों को कहा कि आप शांति से बैठे रहो। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। सैनिकों ने चारों तरफ से बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे मतलब जिन लोगों के हाथ में हथियार नहीं थे उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और 10 मिनट में 1650 के करीब गोलियां चली। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक आदमी की संपत्ति थी। सैनिकों ने जब बाग को घेर लिया, जो जलियांवाला बाग था उस समय मकानों के पीछे एक बड़ा बाग था जो खाली पड़ा हुआ था और वहां पर जाने के लिए या फिर वहां से निकलने के लिए एक बहुत छोटा रास्ता था। संकरा बहुत छोटा रास्ता था और चारों तरफ मकान थे। भागने का वहां पर कोई रास्ता भी नहीं था। तो कुछ लोग जान बचाने के लिए जो उस बाग में कुआं था वो वहां उसमें कूद गए, पर वो देखते देखते वो कुआं भी लाशों से भर गया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने सन 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। इस हत्याकांड से दुनिया भर में इसकी हत्याकांड की निंदा हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसके लिए एक जांच कमेटी भी बैठाई गई। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वह लोगों को पर चलाने के लिए 2 तोपें भी लेके गया था कि जो कि उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाई। जब कमेटी बैठी तो डायर ने वो जवाब दिया कि वह पहले ही लोगों को मारने के लिए राइफल लेके गया था। वो 2 तोप भी लेके जा रहा था, पर क्योंकि रास्ता छोटा था तो वो तोप वहां पर नहीं घुस पाई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर सन 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हेनरी डॉयर को पदावनत करके कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया। उसके बाद उनका डिमोशन कर दिया गया और उनको कर्नल बना दिया गया और भारत में उन्हें पोस्ट नहीं दी कोई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। आजादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि इस घटना के बाद आजादी प्राप्त करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से एक नाइटहुड की उपाधि मिली थी। उन्होंने वो उस हत्याकांड के विरोध में वो उपाधि वापस कर दी और आजादी के लिए लोगों का हौसला इस घटना के बाद पीछे नहीं हटे वो और ज्यादा उफान मारने लगी। उनकी जो भावना थी देशभक्ति की और ज्यादा उफान मारने लगी। वो देश को बचाने के लिए और ज्यादा आंदोलन में खड़े होने लगे। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। आज जो हमारे पास संचार मतलब कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, वो उन दिनों हम सोच भी नहीं सकते थे, पर फिर भी धीरे धीरे करके पंजाब में जो हुआ, अमृतसर में जो हुआ, वो उसकी इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता चल गया और बच्चा बच्चा अब इस चीज का बदला लेना चाहता था। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की आयु के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने विद्यालय से 11 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। और इस हत्याकांड के बारे में जब भगत सिंह ने सुना, तब उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी और जैसे ही उन्होंने ये घटना सुनी तो वो 11 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। शब्दार्थ: त्योहार, पर्व, समारोह, स्थापना, बुनियाद, शुभारंभ, सामूहिक, व्यापक, जनसमूह, विपरीत, उल्टा, विरुद्ध, अध्ययन, पठन, जांच, प्रतिरक्षा, बचाव, मुक्ति, वारंट, दस्तक, अधिकार, निहत्थे, बेहथियार, संकरा, तंग, तुच्छ, भयावह, खौफनाक, संचार, सूचना, संपर्क। अभ्यास: पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। हत्याकांड, स्वतंत्रता, त्योहार, सामूहिक, सहयोग, प्रतिरक्षा, अध्ययन, गिरफ्तार, वारंट, भाषण, कर्फ्यू, भयावह। पाठ ज्ञान: सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत में डैश में स्वर्ण मंदिर के निकट है। कहाँ पर निकट है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट। 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु नानक देव ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसमें आएगा गुरु अर्जुन सिंह, गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह? गुरु गोविंद सिंह। 13 अप्रैल को पंजाब व हरियाणा के लोग बैसाखी के रूप में मनाते हैं। भारत में रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था सन 1915 में। एक बार हम चैप्टर में चेक कर लेते हैं इसे। सन 1915 में डैश के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में किसके आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई? जनरल डायर के आदेश पर। उचित मिलान कीजिए। 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1699 में खालसा वंश की स्थापना हुई थी। 1915 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और 1920 में जनरल डायर को पदोन्नत करके कर्नल बनाया गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 13 अप्रैल 1699 को अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत प्रतिरक्षा विधान का विस्तार करके भारत में डैश लागू कर दिया गया। रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। डैश लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हत्याकांड की देश भर में निंदा हुई, या फिर आप लिख सकते हैं विश्व भर में निंदा हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। सिख 13 अप्रैल को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखते देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। अपने आप को बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और बाग में जो एक कुआं था उसमें कूदने लगे। पर धीरे धीरे जो गोलियां थी वो इतनी ज्यादा चल रही थी कि धीरे धीरे जो है वो लोग मरकर
मतलब जिन भी लोगों को गोली लग रही थी वो कुएं में गिर रहे थे, तो वह कुआं जो है लाशों से भर गया था। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान भरने लगी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो लोगों को इतना गुस्सा था अंदर कि उन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए वो और ज्यादा रैलियां और आंदोलन में भाग लेने लगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। खालसा पंथ, रॉलेट एक्ट और भगत सिंह। खालसा पंथ के बारे में हम लिखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को की थी। यहाँ पर इस पंथ में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक अलग पहचान दी थी और उन्हें 5 ककार जैसे केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा धारण करने के लिए कहा गया था। इस पंथ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि सिखों को मजबूत बनाया जाए और उनको एक संगठित समुदाय के रूप में स्थापित किया जाए। दूसरा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट में जो रॉलेट एक्ट जो था वो आजादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए किया गया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दे दिए गए थे, जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी आदि। ये रॉलेट एक्ट था। और तीसरा है भगत सिंह। भगत सिंह जो थे एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया था। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पर्याय बन गया था। प्रश्न नंबर 6, जलियांवाला बाग की घटना कब और कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में हुई थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। सिडनी रॉलेट की समिति का उद्देश्य क्या था? सिडनी रॉलेट की समिति का उद्देश्य था कि जो भी आंदोलन विदेशियों के खिलाफ चल रहे हैं, आजादी के लिए चल रहे आंदोलन जो भी चल रहे थे, उन पर रोक लगाना था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जैसे हमने इस पॉइंट में लिखा वही आपको रॉलेट एक्ट में लिखना है। इस हत्याकांड का विरोध रविन्द्रनाथ जी ने किस प्रकार किया? इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। इस हत्याकांड का भगत सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? इस हत्याकांड का भगत सिंह पर इतना प्रभाव पड़ा, जब ये हत्याकांड की खबर उनको पता चली तो तब वो केवल 11 वर्ष थे। वो अपने 11 वर्ष के थे। क्या वो अपने विद्यालय से वो सिर्फ 12 वर्ष के थे और वो अपने विद्यालय से 11 मील दूर पैदल चलकर अमृतसर इस जगह पर पहुंच गए थे। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।